श्रोताओं, आज नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस पर हमारे साथ हैं नाबार्ड उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील चावला जी। आज हम उनसे उत्तराखंड के विकास में नाबार्ड की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए खास तौर से किसानों के जीवन यापन, उनके जीवन के स्तर को सुधारने में नाबार्ड ने एक महत्वपूर्ण एजेंसी की भूमिका निभाई है। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि देश में एक ऐसा बैंक है जो निरंतर देश में आई आपदाओं के समय भी देश के नागरिकों के साथ खड़ा है, खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और किसानों के साथ लगातार वो खड़ा रहा है। आज नाबार्ड के 39वें स्थापना दिवस पर हम आकाशवाणी के श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि हम राष्ट्र के निर्माण में और उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर, सभी के साथ मिलकर उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। चावला साहब, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर नाबार्ड की स्थापना हुई थी और आज यदि हम आकलन करें इतने वर्षों का तो हम कहाँ पर पाते हैं अपने को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कितने सफल रहे हैं? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मेन पर्पस ये था कि एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र में फोकस्ड अटेंशन देने के लिए एक अलग संस्था की रिक्वायरमेंट फील की गई थी, इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जहां तक हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट तो हमारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन किसी भी संस्था की रेलेवेंस बैलेंस शीट अकेले से नहीं आंकी जा सकती, बल्कि इससे आंकी जाती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें बड़ा गर्व है इस बात का कि आज ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ नाबार्ड की इंटरवेंशन ना हो, जहाँ नाबार्ड लोगों को छू ना रहा हो और अपनी इंटरवेंशन से लोगों का जीवन का स्तर बढ़ाने में मदद ना कर रहा हो। हमारे मेन 3 पर्पस थे, एक तो फाइनेंशियल था, दूसरा हमारा डेवलपमेंटल था और तीसरा हमारा सुपरविजन था। फाइनेंशियल में शुरू में हमसे अपेक्षा ये की गई थी कि हम बैंकों को सस्ते दर पे रीफाइनेंस देंगे ताकि वो आगे लोगों को सस्ते दर पे ऋण दे पाए। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम स्टेट गवर्नमेंट को और बैंकों को सीधे भी फंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकों का हम लोग सुपरविजन तो करते ही करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट के एरिया में नाबार्ड का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। हमारे इंटरवेंशन चाहे आप ट्राइबल एरिया के लिए देख लीजिए, वाटरशेड के लिए देख लीजिए, महिलाओं के लिए देख लीजिए, ये हमारी इंटरवेंशन जो है जो हम समझते हैं इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्रामीण क्षेत्र में रहा है। और नाबार्ड की ये इंटरवेंशन देश के हर प्रदेश में, हर जिले में, ब्लॉक में, गांव में ये इंटरवेंशन हमारी चल रही है। जी, 12 जुलाई 1982 से आपके बैंक ने कार्य करना आरंभ किया और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण आधारभूत जो संरचना है उसके विकास में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि सभी बैंकों को ये निर्देश है भारतीय रिजर्व बैंक का कि वो 40% जो ऋण है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए देंगे, 18% एग्रीकल्चर के लिए देंगे। लेकिन किसी कारणों से ये ऋण जो है बैंक ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये टारगेट मीट नहीं कर पा रहे। तो सरकार ने एक नया फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF की स्थापना की थी और ये फंड जो है ये मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड को दी गई थी। इस फंड का मेन पर्पस क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो काम करते हैं एज इनेबलर का, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो सकता है, उनकी क्रिएशन के लिए नाबार्ड ये पैसा प्रोवाइड करेगा। शुरू में तो कुछ गतिविधियां थी, लेकिन आज हम लोग 37 एक्टिविटी के लिए इसके लिए फंडिंग करते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा कि आज तक नाबार्ड जो है उत्तराखंड में जब से ये RIDF स्टार्ट हुआ है लगभग 9,065 करोड़ रुपए हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं और 7,400 करोड़ रुपया हम इसके अंदर वितरित भी कर चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की प्रायोरिटी के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की रूरल रोड्स और ब्रिजेस, कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करना। दूसरी सरकार की प्रायोरिटी है ग्रामीण क्षेत्र में इरिगेशन और माइनर इरिगेशन। अगर हम टोटल अपने फंड की बात करें तो मैक्सिमम पैसा इन 2 गतिविधियों के लिए गया है और हमारा ये मानना है कि ये 2 गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने में मदद कर सकती हैं। ना सिर्फ रोकने में बल्कि रिवर्स माइग्रेशन में मदद कर सकती हैं। देखिए, जब जहाँ पे सड़क पहुंच गई, पुल पहुंच गया, नेचुरली वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी टेकअप होगी। दूसरी बात, जहाँ पे इरिगेशन पहुंच गया वहाँ पे कृषि का काम करने का स्कोप भी बढ़ गया। हम बैंकों से ये अनुरोध करते हैं कि जहाँ यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है वहाँ पे अब उनका ऋण बढ़ जाना चाहिए, वहाँ पे उनका क्रॉप लोन बढ़ जाना चाहिए, उनका टर्म लोन बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायरमेंट है करने के लिए और मार्केटिंग के लिए वो सुविधाएं सरकार वहाँ पे प्रदान
प्रदान कर रही है। इसके अलावा यहाँ की सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। तो ये जितनी भी गतिविधियां, ये सरकार की अपनी प्रायोरिटी है कौन सी गतिविधि लेना चाहे, लेकिन यहाँ की सरकार ने इन गतिविधियों पर बहुत जोर दे रखा है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी इंटरवेंशन से ग्रामीण क्षेत्र में इनमें मदद मिल रही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुल जो बन रहा है डोबरी चाटा ब्रिज, नाबार्ड का उसमें सहयोग रहा है और हमें उम्मीद है कि वो पुल अभी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। बड़े विस्तार से आपने चावला साहब बताया। हम सभी जानते हैं कि किसानों के उत्थान और विकास के बिना देश की समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती और हम ये भी जानते हैं कि कृषि की लागत निरंतर बढ़ रही है, उत्पादन भी कम हो रहा है। तो ऐसे में जो परंपरागत कृषि है उससे हटकर किसान को सोचना होगा और इसे हम इनोवेटिव कृषि का नाम दे रहे हैं। तो क्या इसमें भी कुछ मदद कर रहा है नाबार्ड? देखिए, नाबार्ड ने अपने प्रॉफिट में से काफी सारे फंड क्रिएट किए हुए हैं। उसमें एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण फंड है फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड, जिसमें हम इनोवेटिव एग्रीकल्चर के लिए हम लोग ग्रांट प्रोवाइड करते हैं और ये सारा पैसा हम लोग ग्रांट के माध्यम से देते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो पिछले एक वर्ष के अंदर ही लगभग जो हम लोगों ने नई गतिविधियां हम सैंक्शन करी हैं, सबसे पहला हमने जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। ये सारे जो हम सैंक्शन करते हैं ये पायलट के बेसिस में सैंक्शन करते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि ये चीजें भी संभव हैं, इनको देख के और लोग भी मोटिवेट होते हैं इसको करने के लिए। जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। इसके अलावा हमने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जिसमें लगभग 100 किसान मिलकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे। इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण आपने सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत में भी भारत सरकार ने हनी बी के ऊपर काफी जोर दिया है। हमने 3 जगह पे हनी बी ब्रीडिंग सेंटर के लिए ग्रांट दिया है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो हनी बी ब्रीडिंग करें, हनी बी ब्रीडिंग से वो हनी की एक्टिविटी टेकअप करें ताकि किसानों की आय बढ़ पाए। उत्तराखंड में बहुत बड़ा चैलेंज है वाइल्ड एनिमल्स का। हमने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है चेन लिंक्ड फेंसिंग का, पायलट सैंक्शन किया हम लोगों ने। हम दिखाना चाहते हैं कि इससे पशुओं को, जो जंगली पशु उनको रोका जा सकता है। इसके अलावा हमारे जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। हमने एक लोकल ऑर्गेनिक फार्मर ग्रुप के लिए भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। एक और स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जानते हैं कि आजकल जो पशुधन है, जो भी हमारे जनरली जो काफ होते हैं वो 50% मेल 50% फीमेल होते हैं और किसान जो है मेल काफ को रखना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है इससे आय नहीं होगी, वो फीमेल काफ को रखना चाहते हैं। इसलिए हमने एक चंपावत में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट। उसका उद्देश्य क्या है, 50-50 के बदले रेशियो चेंज होगी 90-10, माने 90% फीमेल काफ होगा, 10% मेल काफ होगा। तो उससे क्या होगा, किसान उसको रखेगा और किसान की उससे आय भी बढ़ेगी। एक देश में कुछ ही प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में चंपावत में चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट है। क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, और हमने चंपावत में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें क्लाइमेट चेंज में कैसे किसान अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे नई गतिविधियां ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा उस बारे में काम कर रहा है। नाबार्ड का निरंतर प्रयास है कि हम लोग नई नई गतिविधियां जिसमें जनरली लोग वेंचर नहीं करना चाहते, उसमें हम लोग ग्रांट से हम लोग वो प्रोजेक्ट को लागू करवाते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। चावला साहब, जब हम कृषि में इनोवेशन की बात करते हैं, नए ज्ञान की बात करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी ही संस्था होनी चाहिए जिसके साथ आपका तालमेल हो, जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या किसी कृषि विश्वविद्यालय के साथ आपका तालमेल हुआ है? देखिए, नाबार्ड का मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में या पूरे देश में जो भी संस्था कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, लगभग सभी के साथ हमारा कॉपरेशन है। हम मिलकर काम करते हैं। पॉलिसी एडवोकेसी का काम तो हम तो करते ही करते हैं। उत्तराखंड में जीबी पंत यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, बड़ा सम्मानीय विश्वविद्यालय है। उनके साथ हमारा MOU भी है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन भी है। इनफैक्ट वहाँ पे एक नाबार्ड चेयर भी थी जिसको हम लोगों ने 3 साल तक हम लोगों ने सपोर्ट किया है और उसके लिए पूरी चेयर के लिए भी ग्रांट नाबार्ड ने दी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कि वो आजकल हमारे जो किसान हैं उनको जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है हमारे अनुरोध पे उस पर प्रोवाइड करते हैं, नई नई एक्टिविटी की ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक हमारा कार्यक्रम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कैट जिसको हम लोग बोलते हैं। कैट के माध्यम से हम लोग किसानों को, जो भी किसान कोई नई गतिविधि सीखने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना चाहे, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे पिछले साल में काफी लोग बेंगलोर गए हैं माइक्रो इरिगेशन के बारे में सीखने के लिए, बहुत सारे लोग हिमाचल गए हैं मशरूम के बारे में सीखने के लिए, काफी लोग गए हैं एप्पल के बारे में सीखने के लिए। तो हमारे इस प्रोग्राम के अंडर, इस फंड के माध्यम से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं कि जो भी नई गतिविधि वो सीखना चाहे फार्मर की ट्रेनिंग के लिए, हम लोग उनको मदद करते हैं। इस साल जो बजट पेश किया गया था उसमें ये चर्चा हुई थी नाबार्ड के FPO की। ये बताएं कि ये किसानों के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? अगर आप मुझसे ये पूछें तो मैं ये कहूँगा FPO मूवमेंट ऐसा है विच कैन बी गेम चेंजर। हमारे देश का सबसे बड़ा आज की देश में जो इशू है वो है किसान मैक्सिमम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनकी लैंड होल्डिंग इतनी
इतनी कम है कि ना वो प्रोक्योरमेंट में, ना इनपुट में, ना आउटपुट में, किसी में भी वो मार्केट में कम्पीट करने की स्थिति में नहीं है। और उत्तराखंड में भी यही बात सही है। हमारे मैक्सिमम किसान, ऑलमोस्ट 90% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। उत्तराखंड का एक और बड़ा चैलेंज है, लैंड के पार्सल लोगों के इतनी दूर है कि एवरेज किसान की जो जमीन है उसमें हाइट जो है 1000 मीटर है और जो डिस्टेंस है वो लगभग 3 किलोमीटर है। किसान की जमीन का इतना डिस्टेंस है, तो फार्मर के लिए उसको मैनेज करना दिक्कत होती जा रही है। नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। यह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट के अंडर भी हो सकता है और कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर भी हो सकता है। आज की डेट में उत्तराखंड में 90 एफपीओ नाबार्ड ने बनवाए हैं। 90 फार्मर्स एफपीओ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए हैं नाबार्ड की ग्रांट से, जिसमें लगभग 16-17 हजार जिसके मेंबर हैं और लगभग मैक्सिमम मेंबर उसके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं और वुमेन है। ये एफपीओ डिफरेंट गतिविधि कर रहे हैं, हनी बी से लेके वेजिटेबल फार्मिंग लेके मशरूम से लेके जितनी भी नई गतिविधि हैं वो कर रहे हैं। नाबार्ड इनकी मदद कर रहा है ट्रेनिंग लेने में। देखिए ये संस्थाएं हैं, ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें सभी में बोर्ड भी हैं। उन बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग करवाना, बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है, आगे बिजनेस कैसे चलाना है, उनका आगे विजन क्या होना चाहिए, ये सब में हम उनको मदद करते हैं। सरकार ने, हमें बड़ी खुशी है कि इस साल बजट में 10,000 एफपीओ बनाने का अनाउंसमेंट किया है और वो एफपीओ की गाइडलाइंस भी पिछले सप्ताह सरकार ने जारी कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि एफपीओ का कार्यक्रम पूरे देश में बहुत कामयाब रहेगा और सभी किसानों को इससे फायदा होगा। सरकार का जो मैंडेट है सन 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करना है, एफपीओ के माध्यम से जरूर फार्मर की इनकम डबल हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों अपने संबोधनों में कोविड-19 को एक चुनौती और अवसर के रूप में देखा है। उन्होंने कहा भी है कि हम इसे अवसर के रूप में देखें और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। राज्य में जो मजदूर हैं वो वापस आए हैं, प्रवासी मजदूर, तो उनको किस तरह से मदद दी जा सकती है और नाबार्ड इसमें किस तरह से सहायता कर रहा है? देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हमारे लिए एक चैलेंज तो है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा एक अवसर भी है। जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 2 लाख लोग जो स्टेट से माइग्रेट कर गए वो वापस आ गए हैं। अब जो वापस आ गए हैं तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि इन लोगों को यहीं पे ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी दी जाए कि वो यहाँ पे रहना चाहें, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रहें। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने बैंकों को ये कहा कि आप जितना ऋण किसी की रिक्वायरमेंट है वो उनको प्रदान करिए और केसीसी में बढ़ी हुई लिमिट भी दी गई, लिमिट बढ़ाई गई और बैंकों को ताकि कोई फंड की शॉर्टेज ना हो तो नाबार्ड ने उत्तराखंड में हम लोगों ने जितनी बैंकों की रिक्वायरमेंट थी, लगभग 150 करोड़ रुपया बैंकों की रिक्वायरमेंट थी, हमने इमीडिएटली 150 करोड़ रुपया बैंकों को प्रोवाइड किया ताकि वो किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को दे पाए। दूसरी बात, अभी आजकल एक बड़ा स्पेशल कैंपेन चल रहा है, जिन लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, सैचुरेशन करने का कैंपेन चल रहा है, हर एक आदमी को किसान क्रेडिट कार्ड देने की हम लोग मुहिम चला रहे हैं और इसको बड़ी इंटेंसिव मॉनिटरिंग नाबार्ड के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो बेनिफिट एक फार्मर को केसीसी के अंडर मिलते हैं वही बेनिफिट फार्मर जो डेयरी का काम करेगा या पोल्ट्री का करेगा, फिशरी करेगा, उसको भी केसीसी इशू किए जाएंगे और एट पार विद क्रॉप लोन उसको बेनिफिट दिए जाएंगे। तो हम बैंकों को सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिशरी के लिए, उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं। इसकी भी लगभग हर रोज हम मॉनिटरिंग करते हैं, बैंकों से इसकी प्रोग्रेस मांगते हैं। इसके अलावा जैसे कोविड के कारण भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन आप लॉन्च किया है उसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा। पहला, सरकार ने एक फंड अनाउंस किया है जिसकी गाइडलाइंस भी इशू हो गई हैं। 1 लाख करोड़ का फंड है फार्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज की डेट में किसान को क्या दिक्कत आ रही है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाने में, अगर वो नहीं ले जा पा रहा उसको स्टोर कहां करना है। तो इस 1 लाख करोड़ के जो फंड है उसमें सेक्टर फार्म लेवल के ऊपर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की गई है माइक्रो फूड एंटरप्राइज की, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है फूड प्रोसेसिंग के लिए। लगभग 2 लाख जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को इसके अंडर कवर किया जाएगा। मैंने हनी बी की आपसे बात करी, 500 करोड़ का प्रावधान इस फंड के अंडर किया गया। अपना बी के बिजनेस को इंक्रीज करने के लगभग 2 लाख लोगों को इसके अंडर मदद दी जाएगी। हम यहाँ पे जो किसान आए हैं, जो हमारे भाई वापिस आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, एक तो जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने वो बनवाएं। दूसरी बात, हम ये जानते हैं कि कृषक की आय का मैक्सिमम पोर्शन कृषि से नहीं आता, कृषि के अलावा दूसरी गतिविधियों से भी आता है। तो जो आरसेटी है, हर जिले में यहाँ पे आरसेटी खुले हुए हैं, वहाँ नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनकी स्किल मैपिंग भी की जा रही है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नाबार्ड भी आरसेटी को सपोर्ट करता है। हम लोग उनको कैपिटल ग्रांट भी देते हैं और रेकरिंग ग्रांट भी देते हैं। हम चाहते हैं जो लोग आए हैं, जो उनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो आरसेटी में जाएं। हमारे जो डीडीएम हर जिले में है वो भी आरसेटी की कमेटी के मेंबर हैं, उनसे जाके मिलें, उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसके अलावा टर्म लैंडिंग, देखिए क्रॉप लोन तो क्या होता है, हर सीजन के लिए दिया जाता है। टर्म लैंडिंग ऐसी एक्टिविटी है जैसे डेयरी, पोल्ट्री, ऑफ सीजन वेजिटेबल, बहुत सारी गतिविधियां हैं। हम चाहते हैं कि लोग उसको टेकअप करें।
करें। नाबार्ड ने हाल ही में इन सभी गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा कितना प्रति इकाई लोन दिया जाना चाहिए, जिसको हम यूनिट कॉस्ट बोलते हैं, नाबार्ड ने इस साल के लिए फिक्स करके सभी बैंकों को प्रदान कर दिया है, ताकि ना किसी को अंडर फाइनेंसिंग हो, ना किसी को ओवर फाइनेंसिंग हो। प्लस हर एक क्रॉप के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस भी फिक्स कर दिया गया है और वो सभी बैंकों को बता दिया गया है। चावला साहब, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक महिला राज्य है। यहाँ की जो महिलाएं बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत मेहनतकश हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। कोविड-19 के दौर में देखा गया कि महिलाओं ने जहाँ एक और मास्क बनाया, वहाँ हैंड सैनिटाइजर्स भी वो बना रही हैं। तो इनको किस तरह से मदद करने का आपका प्रावधान है? देखिए, ये आपने सही बात कही। इस स्टेट की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को जो ड्राइव कर रही हैं वो यहाँ की महिलाएं हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है और हमें बड़ी खुशी है नाबार्ड को कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रोग्राम है इंडिया में, हम लोगों ने पायलट एक स्टार्ट किया था 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप से। आज देश में इनका एसएचजी का नंबर लगभग 80 लाख से ऊपर जा चुका है और लगभग 12 करोड़ जो परिवार हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं एसएचजी के माध्यम से। उत्तराखंड में भी बहुत सारे एसएचजी और नाबार्ड से शुरू से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट नाबार्ड के प्रमोटेड एसएचजी सबसे पहले एसएचजी थे जिन्होंने मास्क बनाने का काम उत्तराखंड में शुरू किया। आज भी उनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। एसएचजी की फाइनेंसिंग भी काफी अच्छी हुई है, लेकिन इसको और आगे लेके जाने के लिए हमने अपना ई शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो उत्तराखंड के 6 जिलों में चल रहा है। ई शक्ति का प्रोजेक्ट का पर्पस ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी गतिविधियों को, सभी रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना, और ये सब जो है नाबार्ड ग्रांट के माध्यम से कर रहा है। हम लोग इन 6 जिलों में जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं हमने एनिमेटर अपॉइंट किए हैं जो इनका डाटा कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद इस डाटा को डिजिटाइज कर रहे हैं। इसका बेनिफिट बैंकर को भी बहुत ज्यादा है। ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच में बैठ के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकता है कि इस ग्रुप में क्या गतिविधि चल रही है, कितनी सेविंग हो चुकी है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी, क्या ये रेगुलरली सारे पैरामीटर मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में किसी भी एसएचजी को फाइनेंस करने से पहले बैंकर उसकी ग्रेडिंग करता है। ये हमारा सिस्टम उसकी ग्रेडिंग भी करके देता है। दैट मीन मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। कोई भी आदमी उनके मार्क्स कम नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। ग्रुप कैसा चल रहा है उसको देख के सिस्टम अपने आप उसकी ग्रेडिंग करके देगा। और ये हमारा एक एक्सपीरियंस ये भी है, जहां जहां ये डाटा डिजिटाइज हो गया है वहां बैंकर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ग्रुप को फाइनेंस करने में। और हमने देखा है कि जहां जहां ई शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे क्रेडिट लिंक ग्रुप का बढ़ गया है, काफी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है और बैंकर को लगने लग गया कि यस, अब ये डाटा जो है ये बड़ा सैनिटाइज और बड़ा ऐसा डाटा जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं और बैंकर कॉन्फिडेंट फील करते हैं उनको फाइनेंस करने में। उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक नया राज्य है। ये कई नदियों का स्रोत है, लेकिन यहाँ पर जलाशय निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई और हमने सुना है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नाबार्ड निभा रहा है। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे बताया, उत्तराखंड सरकार की प्रायोरिटी रही है इरिगेशन और माइनर इरिगेशन, और नाबार्ड उसमें भागीदार रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्टेट क्रेडिट सेमिनार में आए थे, उसके बाद भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि जलाशयों का बहुत यहाँ पे निर्माण करने की आवश्यकता है और नाबार्ड की RADF के अंडर एक एलिजिबल एक्टिविटी है। स्टेट गवर्नमेंट जो जो प्रोजेक्ट हमारे को पोज करेगी, नाबार्ड उनको अप्रेज करके उनको सैंक्शन करेगा और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। इनफैक्ट अगर आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, उसको अगर आप देखें, उत्तराखंड ने पिछले 3 सालों में वाटर मैनेजमेंट के एरिया में बड़ी अच्छी प्रगति करी है। इसका स्कोर काफी इंप्रूव हुआ है। उत्तराखंड में इरिगेशन पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में रही है। तो ये जो सरकार का मिशन है, नए नए जलाशय क्रिएट करना, पुराने जलाशयों को रेनोवेट करना, ये बहुत अच्छी कदम है और नाबार्ड उसमें भागीदारी करने में हमें बहुत खुशी हो। चावला साहब, अंत में अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए? मैं ये किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, आज की डेट में सरकार की, बैंकों की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं, जिनका वो बेनिफिट ले सकते हैं। और कोविड के बाद तो सरकार ने और भी बहुत सारी एक्टिविटी अनाउंस करी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी किसान भाई बैंकों के साथ जुड़ें, क्योंकि जब तक वो बैंकों के साथ जुड़ेंगे नहीं, सरकार की स्कीमों का उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप किसी भी बैंक से जुड़िए, ग्रामीण बैंक से, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जुड़िए, कोऑपरेटिव बैंक से जुड़िए या कमर्शियल बैंक से जुड़िए, बैंकों से जुड़िए, अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए, टर्म लैंडिंग के लिए लोन लीजिए, उस लोन का सदुपयोग करके बैंकों को वापस करिए, क्योंकि ये जो पैसा है बैंकों में, ये भी आप ही का पैसा है। और अगर आपका लोन अकाउंट ठीक चलेगा तो बैंक आपको आगे और फाइनेंस करने में बैंकों को बहुत मदद मिलेगी। सुनील चावला साहब, आपने नाबार्ड की जो कार्य प्रणाली है और देश के और राज्य के विकास में नाबार्ड की जो भूमिका है और भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके संबंध में बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपको, आपके संस्थान को इस 39वें स्थापना दिवस पर एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आकाशवाणी देहरादून से बातचीत के लिए आपका आभार और धन्यवाद।